कोई जलपान देव जी, मुलाजिम ने सीता की तरफ देखते हुए पूछा। अभी नहीं, तुम जाओ, सीता ने कहा। ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। मुलाजिम शायद टिप मिलने की उम्मीद पर अब तक खड़ा था। सीता का रूखा सा जवाब सुनकर मुंह लटकाए चला गया। सीता ने दरवाज़ा बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया और बेड पर गिर गई। थक गई, वो मेरी तरफ करवट लेते हुए बोली, तुम्हारा क्या हाल है प्रेम कुमार जी? उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये यकायक नाम बदलने की क्या थी? पठानकोट से बठिंडा तक मुसलमानों की अक्सरियत है, सीता ने जवाब दिया। मुस्लिम धर्म के हवाले से कोई बात होती तो तुम संभाल लेते। अब यहाँ से आगे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। यहाँ हिंदू धर्म के हवाले से कोई बात होगी तो मैं संभाल लूँगी। तुमने अपना नाम क्यों बदला? तुम रजिस्टर पर सीता भी लिख सकती थी। और फिर ये पति पत्नी, ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? सीता मुस्कुराते हुए बोली। सीधी सी बात है, रजिस्टर में कुछ तो लिखना था। अगर मैं दुरुस्त लिखती तो बिला वजह हमें शक की निगाहों से देखा जाता और फिर तुमसे भी अलग खाना पूरी कराई जाती। मैंने पति पत्नी लिखकर सारे झगड़े ही मुका दिए हैं। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी तो हम आए हैं, दम तो लेने दो, प्रोग्राम भी बना लेंगे। वो कहते हुए उठ गई और बैग खोल कर कपड़े निकालने लगी। मैं नहाने जा रही हूँ, बाद में तुम भी नहा लेना, फिर हम चाय पियेंगे। वो अपने कपड़े और तौलिए लेकर बाथरूम में घुस गई। उसने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया था। मैं सोफे से उठकर गैलरी में आ गया और सामने सड़क पर ट्रैफिक को देखने लगा। इस वक्त एक टैक्सी गेट के सामने रुकी। गेस्ट हाउस का वही मुलाजिम भी बरामदे से निकलकर दौड़ता हुआ गेट पर पहुंच गया। टैक्सी की छत पर 2 सूटकेस रखे हुए थे। टैक्सी से उतरने वाले मुसाफिरों में तकरीबन 40 साल की उम्र का एक आदमी, एक औरत जिसकी उम्र 13 साल और लड़का 7-8 साल का होगा। वो लोग टैक्सी से उतर कर अंदर आ गए तो मैं भी गैलरी से हटकर कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। उस वक्त मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने की तरफ उठ गई और इसके साथ ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ड्रेसिंग टेबल इस तरह रखी हुई थी कि आईने में बाथरूम का दरवाज़ा साफ नज़र आ रहा था। दरवाज़ा नींवा था और अंदर तक का मंजर दिखाई दे रहा था और वो मंजर बड़ा होशरुबा था। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। सीता शावर के नीचे खड़ी थी। हल्की फुहार के साथ बरसता हुआ पानी उसके बदन पर धारों की सूरत में फिसल रहा था और कहीं कहीं कुंदनी बदन पर पानी के कतरे आबदार मोतियों की तरह चमक रहे थे। मेरी कनपटियां सुलगने लगी। मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखने से गुरेज करता रहा, लेकिन मेरी नज़रें बार बार आईने की तरफ उठ रही थीं। मैं उठकर दोबारा बालकोनी में आ गया और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसी दौरान एक और टैक्सी गेट के सामने आकर रुकी। एक नौजवान लड़की और एक मर्द टैक्सी से उतरे और हाथ में हाथ डाले किसी बात पर हंसते हुए बजरी वाली रविश पर चलते हुए बरामदे में गायब हो गए। और इसी वक्त सीता की आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर अंदर की तरफ देखा। सीता बाथरूम के दरवाजे से सर बाहर को निकाले खड़ी थी। ये दरवाज़ा बंद कर दो और खिड़की का पर्दा भी बराबर कर दो, उसने कहा। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा भीड़ दिया और खिड़की का पर्दा भी खींचकर बराबर कर दिया। सीता जिस्म पर तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आ गई। तौलिया इतना बड़ा नहीं था कि उसके जिस्म को पूरी तरह ढक सकता। उसके बदन पर पानी के कतरे अब भी मोतियों की तरह चमक रहे थे। मैंने झुककर बैग में से कपड़े निकाले और उसकी तरफ देखे बगैर बाथरूम में घुस गया। मैं तकरीबन आधा घंटा शावर के नीचे खड़ा रहा। ठंडे पानी से दिमाग की तपिश किसी हद तक कम हो गई। बाथरूम के दरवाजे पर धप धप की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया और आड़ होकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो सीता सामने खड़ी थी। मेरे कपड़े अंदर खूंटी पर टंगे हुए हैं, वो दे दो मुझे, उसने कहा। मैंने कपड़े उतार कर उसके हाथ में थमा दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाथरूम में भी एक साफ सुथरा तौलिया टंगा हुआ था। मैंने अपना जिस्म खुश्क किया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। सीता लिबास पहन चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया, उसके हाथ से कंगा लिया और अपने बाल संवारने के बाद कंगा उसके हाथ में थमा दिया। वो आईने में मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मेरे होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने उसे नहीं बताया कि इस आईने में एक ऐसा होशरुबा मंजर देख चुका हूँ। वेटर को बुलाकर चाय के लिए कह दो, अब तलब हो रही है, सीता ने कहा। मैंने वेटर को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबा दिया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। चंद मिनट बाद वेटर दरवाजे में नमूदार हुआ। मैंने उसे चाय लाने के लिए कह दिया और हम दोनों उठकर बालकोनी में बैठ गए। बाहर लॉन में अब कुछ रौनक नजर आ रही थी। कई मेज़ों पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। सब जोड़े ही थे, कोई मर्द अकेला या कोई औरत अकेली नहीं थी। लॉन की दूसरी तरफ बारबेक्यू स्टैंड के चूल्हों में भी कोयले दहकने लगे थे और 3 आदमी काम में मसरूफ थे। तीनों ने मैरून रंग के एप्रन बांध रखे थे। 2 के सिरों पर बटलर्स वाली ऊंची सफ़ेद टोपियां थी। कुछ देर बाद वेटर चाय ले आया। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दौरान सीता ने कमरे से छोटी टेबल उठाकर गैलरी में रख दी और चाय प्यालियों में उंडेलने लगी। शाम ढलने के साथ साथ मौसम भी खुशगवार होता जा रहा था। सहराई इलाकों की यही एक इनफरादियत तो होती है, दिन के वक्त झुलसा देने वाली गर्मी और शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगता है।
हम चाय की चुस्कियां लेते हुए सामने देखते रहे। रौनक बढ़ती जा रही थी। बाहर से आने वाले कुछ लोग लॉन का रुख करने के बजाय अंदर हॉल की तरफ जा रहे थे। सूरज गुरूब होते ही लॉन में बरकी कमकमे रोशन हो गए थे। फिजा चिकन टिक्कों और कोयलों पर तैयार होने वाले दीगर फास्ट फूड्स की इश्तहा अमीज़ खुशबू से महक उठी। लॉन में इतने गाहकों को देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ क़याम पजीर लोग तो कम थे, ज़्यादा तादाद बाहर से आने वालों की थी। शायद ये गेस्ट हाउस किसी ख़ास वजह से शहर में शोहरत रखता था। 9 बजे के करीब तो किसी मेज़ पर कोई खाली सीट नज़र नहीं आ रही थी। हम बालकोनी में दोनों जाकर बैठे और इस रौनक को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे और फिर 10 बजे के करीब हम भी कमरे से निकलकर नीचे आ गए। नीचे वाला हॉल भी गाहकों से भरा हुआ था और एक दिलचस्प इंकशाफ ये हुआ कि गेस्ट हाउस के अकबी लॉन में घास फूस के गोल झोंपड़ों की तरह कैबिन बने हुए थे जो सिर्फ कपल्स के लिए मखसूस थे। मैंने बहुत से लोगों को उस तरफ भी आते जाते देखा था। ये इंकशाफ तो बाद में हुआ कि वो झोंपड़ा नुमा कैबिन गाहकों की अयाशी के लिए बनाए गए थे। यूँ तो भारत में शराब आम थी, हर जगह पी जा सकती थी, मगर बाज़ होटलों और गेस्ट हाउसेज ने कुछ असूल बना रखे थे। मसलन इस गेस्ट हाउस के हॉल और लॉन में शराब नोशी ममनू थी, मगर पीछे की तरफ झोंपड़ा नुमा कैबिनों में शराब सर्व की जा रही थी। हॉल में 1-2 सीटें अगरचे खाली थी, मगर सीता का रुख बाहर की तरफ था। मैं भी उसके साथ साथ चलता रहा और बरामदे से निकलकर हम लॉन के किनारे पर रुक गए और तजस्सुस भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। लॉन में तमाम मेज़ें भरी हुई थीं, लेकिन तकरीबन उस वक़्त एक कोने की मेज़ से एक औरत और 2 आदमी उठते हुए नजर आए। सीता मुझे इशारा करती हुई उस तरफ बढ़ गई और इससे पहले कि कोई और आता हमने उस मेज़ पर कब्जा कर लिया। थोड़ी देर बाद वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आ गया कि हिरन के कबाब इस गेस्ट हाउस की स्पेशल डिश है। हिरन राजस्थान में बकसरत पाया जाता है, लेकिन बेशतर इलाकों में इसकी शिकार पर पाबंदी है। इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर इसका शिकार होता है। हनुमानगढ़ में 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां हिरन का गोश्त पकता है, लेकिन इन रेस्टोरेंटों पर भी आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और भारी जुर्माने किए जाते हैं। इस गेस्ट हाउस की मालिका अलका होत्री बेवा औरत थी। इसका शोहर नटौर सिंह जब जिंदा था तो इसने खूब हाथ पैर फैलाए थे। अलका होत्री भी उन दिनों जवान थी। वो अपनी जवानी में यकीनन कयामत रही होगी। नटौर सिंह ने बीवी के हुस्न शबाब से खूब फ़ायदा उठाया था। ये शानदार गेस्ट हाउस और इसके अतराफ में लंबी चौड़ी ज़मीन जवानी में बड़े लोगों से ताल्लुकात थी कि मरहूने मिन्नत थी। नटौर सिंह को मरे हुए 8 साल हो चुके थे। अलका होत्री ने कभी हिंदू औरतों की तरह सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी थी। वो बेवगी का लिबास पहनकर ज़िंदगी की खुशियों और नेमतों से महरूम नहीं होना चाहती थी। उसने अपने और मरहूम शोहर के दोस्तों से ताल्लुकात जारी रखे। आज अगरचे उसकी उम्र ढल रही थी, लेकिन अब भी उसमें बड़ा दमखम था और ये उसके ताल्लुकात ही का नतीजा था कि उसके गेस्ट हाउस में धड़ल्ले से हिरन के गोश्त से लजीज कबाब तैयार होते थे और उसे कभी किसी पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ा था। हिरन के गोश्ती की वजह से यहाँ गाहकों का रश रहता था और मेरा ख्याल था कि यहाँ हिरन ही नहीं, पिछले झोंपड़ा नुमा कैबिनों में निस्वानी गोश्त की भी तिजारत होती थी। ये गेस्ट हाउस अयाशी का अड्डा था। खाना खाते हुए मैंने महसूस किया कि बहुत से मर्द सीता को घूर रहे थे। बाज़ आदमियों का अंदाज तो ऐसा था जैसे वो इसे नज़रों ही नज़रों में खा जाएंगे। इसी दौरान वेटर ने करीब आकर सीता के कान में सरगोशी की। वो चौंक सी गई और इधर उधर देखने लगी। वेटर चला गया। सीता की आंखों में और चेहरे पर तशवीर के तासुरात उभर आए थे। खाना ख़त्म करके वो उठ गई। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कोई ख़ास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो जवाब दिए बगैर उठकर एक तरफ चली गई। मैं अकेला बैठा इधर उधर देखता रहा। वेटर बर्तन उठाकर ले गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद एक औरत किसी मेज़ से उठकर मेरी तरफ आ गई और बेतकल्फ़ी से सीता वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो, इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये कॉल गल होती ही ऐसी हैं, बीच मंजदार में छोड़कर चली जाती हैं। मेरे साथ चलो, खुश कर दूंगी और तुम्हारी जेब पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ से अपनी मर्जी से उठ जाओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो गड़बड़ा सी गई। उसे शायद मुझसे ऐसे रवैये की तवक्का नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसने वहाँ से उठने में देर नहीं लगाई थी। सीता की वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई थी। उसके चेहरे पर अब भी तशवीश नुमाया थी। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। एक पुराना जानने वाला मिल गया था। उस तरफ खड़ी उससे बातें कर रही थी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए एक तरफ इशारा किया। यहाँ तुम्हारा जानने वाला? मेरे लहजे में हैरत थी। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, जो यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर है। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये राजस्थान है और इस खित्ते का हर शहर एक तारीखी मुकाम रखता है। कॉलेज के ज़माने में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। मुझे याद पड़ता है कि कई साल पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो मान सिंह के घर पर ही क़याम किया था। अब उसने मुझे देख लिया और वेटर को पैगाम भेजकर मुझे बुला लिया। वो यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने पूछा।
तुम्हारी वजह से, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो समझा था कि तुम मेरे पति हो सकता है नाराज़ हो जाओ, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। मैंने मज़ीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है वही बात हो जो वो कह रही थी। इसके बाद हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठे। सीता ने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और हम अपने कमरे में आ गए। कमरे में आते ही सीता बिस्तर पर ढेर हो गई। मैं बालकोनी में आकर कुर्सी पर बैठ गया और लॉन की रौनक देखता रहा। 12 बजे के करीब मैं अंदर आ गया। सीता लेटी हुई सामने दीवार को घूर रही थी। मैं खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि बाहर जाने से पहले तो वो बहुत चहक रही थी, लेकिन उस अजनबी से मुलाकात के बाद वो एकदम खामोश हो गई थी। मैंने सीता से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो टाल गई और मौजू बदल कर बात करने लगी। 1 बज रहा था। बाहर से आने वाली आवाज़ें भी ख़त्म हो गई। मुझे नींद आने लगी। मैंने बालकोनी वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और तेज़ रोशनी वाला बल्ब बुझाकर नाइट बल्ब जला दिया और सोफे पर लेट गया। सीता भी बातें करते करते ऊँगने लगी और फिर मेरी भी आंख लग गई। खटके से मेरी आंख खुल गई। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। सीता बेड पर नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, मगर अंदर की बत्ती बुझी हुई थी। गैलरी वाला दरवाज़ा भी बंद था। मैंने हौले से सीता का नाम लेकर पुकारा और उठकर बाथरूम में भी झांक लिया। मैंने बाहर वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसे खोलना चाहा तो दरवाज़ा नहीं खुला। बाहर से कुंडा लगा हुआ था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। जहन में तरह तरह के वसवसे सर उबालने लगे। मैं सोफे पर आकर बैठ गया और सीता के बारे में सोचने लगा। वो कहाँ चली गई थी? मेरे जहन में बार बार उस पुरस्कार अजनबी का ख्याल उभर रहा था। उससे मुलाकात के बाद ही वो कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी। वो पुरस्कार मुलाकाती कौन था? मैंने उसे नहीं देखा था। क्या सीता मुझे धोखे में रखकर उससे मिलने गई थी? शहर की किसी इमारत पर लगे हुए घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। जहन में एक अंदेशा ये भी था कि सीता मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। अगर मुझे फंसाना होता तो वो बहुत पहले ऐसा कोई कदम उठा चुकी होती। हल्का सा खटका सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से कोई बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। दरवाज़ा खुलने और फिर आहिस्तगी से बंद होने की आवाज़ आई। मैंने एक आंख में बहुत मामूली सी झुर्री पैदा करके देखा। वो सीता थी जो दरवाज़ा बंद करके दबे कदमों आगे बढ़ रही थी। उसकी नज़रें मेरी तरफ लगी हुई थी। करीब पहुंची तो मैंने आंख भी पूरी तरह बंद कर ली। सीता एक लम्हे को मेरे करीब रुकी और फिर बेड पर लेट गई। मैंने एक बार फिर आंख में झुर्री पैदा करके देखा। वो दूसरी तरफ करवट लिए लेटी थी। सीता तो शायद थोड़ी देर बाद सो गई थी, लेकिन मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोचता रहा कि सीता रात के आखिरी पहर चोरी छुपे कहाँ गई थी, और फिर यही सोचते हुए मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह 8 बजे के करीब मेरी आंख खुली। सीता उस वक्त भी कमरे में नहीं थी। वो बाथरूम में भी नहीं थी। मैंने उठकर बाहर वाले दरवाजे का हैंडल घुमाया तो इस मरतबा वो आसानी से खुल गया। मैंने बाहर झांका तो रहदरी के इख्तिताम पर जीने के करीब कुछ लोग खड़े थे। उनमें सीता भी थी। मुझे देखकर वो तेज़ी से इस तरफ आ गई और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इस वक्त 8 बज रहे थे और रात को तुमने कहा था कि हमें 10 बजे वाली ट्रेन से जाना है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब शायद हम 10 बजे वाली ट्रेन से न जा सकें, 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। सीता ने जवाब दिया। क्यों? प्रोग्राम में ये तब्दीली क्यों? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। गेस्ट हाउस में एक कत्ल हो गया है, सीता ने बताया। नीचे पुलिस आई हुई है। उन्होंने गेस्ट हाउस में क़याम पजीर तमाम मेहमानों को रोक लिया है। कोई इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकता। ओ, मैं उछल पड़ा। कौन कत्ल हुआ है? कैसे? मेरा मतलब है कुछ मालूम है? गेस्ट हाउस की पिछली तरफ एक झोंपड़ा नुमा कैबिन में एक आदमी की लाश मिली है। उसे गला घोंट कर हलाक किया गया है, सीता ने बताया। लाश का इंकशाफ सुबह 6:30 बजे उस वक्त हुआ जब गेस्ट हाउस का सफाई करने वाला मुलाजिम कैबिनों की सफाई कर रहा था। उस कैबिन में उस शख्स को पड़े देखकर पहले तो वो यही समझा कि शायद कोई गाहक नशे में धुत पड़ा है, लेकिन जब उसे हिलाया जुलाया गया तो पता चला कि वो ख़त्म हो चुका है। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने ये इंकशाफ किया कि इसे गला घोंट कर हलाक किया गया है। उसके गले पर ऐसे निशान साफ नजर आ रहे थे जैसे रस्सी लपेटी गई हो। पुलिस ने पूछगछ के लिए तमाम मेहमानों को रोक लिया है, इसलिए हम 10 बजे वाली ट्रेन से नहीं जा सकते। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और मैं गहरी नज़रों से सीता की तरफ देखने लगा। सीता रात के पिछले पहर चोरी छुपे कमरे से बाहर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के सवाल उभर रहे थे। क्या सीता इस पुरस्कार अजनबी से मिलने गई थी? क्या वो लाश उस अजनबी की थी और क्या सीता ने उसे कत्ल किया था? मेरी तरफ इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? सीता मुझे इस तरह घूरते पाकर गड़बड़ा सी गई। ओ, कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। कुछ नहीं होगा, सीता ने जवाब दिया। पुलिस भी जानती है कि कातिल गेस्ट हाउस के मेहमानों में से नहीं हो सकता। वो महज खाना पूरी के लिए मामूल के मुताबिक कुछ सवालात करेगी और बस।
और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। नाश्ता हमने कमरे में ही मंगवा लिया। नाश्ते के बाद हम बालकोनी में बैठे बातें कर रहे थे कि 9:30 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सीता ने उठकर दरवाज़ा खोला। एक सब इंस्पेक्टर था और उसके साथ गेस्ट हाउस की मालिका अलका होत्री, जो खासी परेशान लग रही थी। सब इंस्पेक्टर 15-20 मिनट तक हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा, जिनके जवाब ज़्यादातर सीता ही ने दिए थे। उसने मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया था। ठीक है मिसेज प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर ने सीता ही की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को जो ज़हमत हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग चाहें तो गेस्ट हाउस से जा सकते हैं। हमें तो 10 बजे की ट्रेन से बीकानेर जाना था, मगर उस ट्रेन का वक्त तो निकल गया। अब 2 बजे वाली गाड़ी ही पकड़ेंगे, सीता ने कहा। सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर माजरत की और अलका होत्री को इशारा करता हुआ कमरे से निकल गया। दिन का बाकी हिस्सा हमने कमरे में ही गुजारा। 11 बजे के करीब पुलिस चली गई थी। 1 बजे हमने दोपहर का खाना खाया और सीता ने काउंटर पर जाकर हिसाब चुकाया और इसके थोड़ी ही देर बाद हम गेस्ट हाउस से रुखसत हो गए। बहुत सुस्त रफ्तार ट्रेन थी। शाम से ज़रा पहले हम बीकानेर पहुँच गए। यह हनुमानगढ़ से बड़ा और ज़्यादा कदीम शहर था। यहाँ भी हमने दरमियाने दर्जे के एक होटल में क़याम किया था। इस्तकबालिया काउंटर पर रजिस्टर की खानापुरी सीता ने ही की थी। यहाँ भी उसने मेरा नाम प्रेम कुमार और अपने आप को मिसेज प्रेम कुमार लिखा था। रेगिस्तान में ट्रेन पर चंद घंटों के इस सफ़र ने मुझे ज़्यादा थका दिया था। सीता के चेहरे पर भी थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। हनुमानगढ़ में तो हम रात को कमरे से निकलकर लॉन में आ गए थे, लेकिन यहाँ हम कमरे से बाहर नहीं निकले। रात का खाना भी कमरे में ही मंगवा लिया था। सुबह 7 बजे नाश्ता करके हमने होटल छोड़ दिया। मेरा ख्याल था कि एक बार फिर ट्रेन का सफ़र दरपेश होगा, लेकिन सीता ने बताया कि बीकानेर से जैसलमेर की तरफ रेलवे लाइन नहीं थी। अलबत्ता पोखरान से ट्रेन मिल सकती थी। बीकानेर से पोखरान तक का सफ़र बस में करना पड़ेगा। बस का ये सफ़र बेहद अजियतनाक साबित हुआ था। एक तो बस खटारा टाइप की थी, इस पर मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह भर लिए गए थे। सितम बालाए सितम ये कि चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान गर्मी की शिद्दत से दम घुटा जा रहा था। मैंने जब से होश संभाला था अपने आप को सब्जे ही में घिरे हुए पाया था। कश्मीर की वादी तो वाकई जन्नत का टुकड़ा थी और मुझे लगता था जैसे मैं उस जन्नत से निकलकर जहन्नम में आ गया हूँ। ऊपर आग बरसाता हुआ आसमान और नीचे चारों तरफ तपता हुआ सहरा था। रास्ते में कहीं कहीं पानी दस्तयाब था। वहाँ आबादी भी थी और थोड़ा बहुत सब्जा भी। ऐसी जगहों पर नारियल के दरख्त दूर ही से नजर आ जाते थे। बस गंजनीर, कोलियात, पालवरी और राम ड्योड़ा से होती हुई बिलाखिर दोपहर के करीब पोखरान पहुंच गई। बड़ी शिद्दत की गर्मी थी। आसमान से आग बरस रही थी और दिमाग पिघला जा रहा था। आगे तकरीबन 115 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। यहाँ से शाम के वक्त ट्रेन भी मिल सकती थी, लेकिन शायद सीता में भी सफ़र जारी रखने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए हम एक ऑटो रिक्शे में बैठकर एक होटल में पहुंच गए। यहाँ हमें एयर कंडीशन कमरा मिल गया। हम दिन भर कमरे में बंद रहे। बाहर गर्मी इस शिद्दत की थी कि कमरे से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का खाना भी सीता ने कमरे में ही मंगवा लिया। वो बाहर निकलने से गुरेज कर रही थी। उसके बारे में मेरे जहन में जन्म लेने वाले शुबहात बढ़ते जा रहे थे। हनुमानगढ़ में उस पुरस्रार अजनबी से मुलाकात और उसी रात उसके कत्ल के बाद सीता को चुप सी लग गई थी। वो मुसलसल कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कई मरतबा पूछना चाहा था कि वो गेस्ट हाउस में रात के आखिरी पहर चोरी छुपे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं दिल की बात जुबान पर नहीं ला सका था। सुबह हम देर तक सोते रहे। नाश्ते के बाद सीता मुझे कमरे ही में छोड़कर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई थी। वो पसीने में शराबूर हो रही थी। बस स्टैंड तक गई थी, उसने खुद ही बताया। आगे तकरीबन 125 किलोमीटर का फासला है। रेल में एयर कंडीशन पार्लर में यहाँ से सीट मिलना मुश्किल ही होता है। 4 बजे वाली एयर कंडीशन में सीटें मिल गई हैं। हम 7 बजे तक जैसलमेर पहुँच जाएंगे। इस वक्त वहाँ का मौसम भी किसी कदर खुशगवार होगा। हम मौसम की शिद्दत से बचने के लिए ज़िंदगी भर तो एयर कंडीशन कमरों में नहीं दबके रहेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। मैंने कहा। जैसलमेर, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुमने तो बताया था कि तुम जयपुर की रहने वाली हो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम जैसलमेर कहाँ है और जयपुर कहाँ है, लेकिन जयपुर जैसलमेर से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर है। उसने मेरी बात काटते हुए कहा। लेकिन पहले जैसलमेर वहाँ पहुँचकर मैं बताऊंगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ। तुम अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी हो। मैं कल रात से परेशान हूँ, जहन बुरी तरह उलझा हुआ है। मैंने अपनी पेशानी सहलाते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। रात के पिछले पहर तुम चोरी छुपे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी? ये सवाल गैर इरादी तौर पर मेरी जुबान से निकल गया। वो इस तरह उछल पड़ी जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसका चेहरा भी एकदम धुआं हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उसने पूछा। रात के खाने के बाद तुमसे मुलाकात करने वाला वो अजनबी कौन था और उस आदमी की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?
जिसकी लाश गेस्ट हाउस के पीछे हिट में पाई गई थी, मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।